हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का अतुल्य आरएस ऑनलाइन क्लासेस में। मैं सुनील बाधू प्रस्तुत हूँ लेकर के राजस्थान का भूगोल। और राजस्थान के भूगोल के संदर्भ में हमने राजस्थान के भौतिक प्रदेश हम पढ़ रहे थे, और राजस्थान के भौतिक प्रदेशों में हम पढ़ रहे थे पूर्वी मैदानी प्रदेश। और पूर्वी मैदानी प्रदेश में हमने जो है दोस्तों उसकी उत्पत्ति के बारे में पढ़ लिया था। फिर हमने पूर्वी मैदानी प्रदेश की विशेषताएं पढ़ी, और उसके बाद हमने पूर्वी मैदानी प्रदेश का वर्गीकरण हम पढ़ रहे थे। और वर्गीकरण में हमने माही बेसिन यानी प्रतापगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा वाले क्षेत्र की विशेषताएं, जो कि छप्पन का मैदान है, कांठल का मैदान है, वागड़ प्रदेश है, उनके बारे में जानकारी अर्जित कर ली थी। उसके बाद हमने बाणगंगा और बनास जो बेसिन है उसकी जानकारी हासिल की, जिसमें जयपुर, भरतपुर, भीलवाड़ा और टोंक वाला क्षेत्र आता है, जिसमें पिडवांट का मैदान हमने पढ़ा, केराड़ प्रदेश पढ़ा, रोही का मैदान पढ़ा, और मारपुरा वाला मैदान, करौली का मैदान हमने पढ़ा था। तो नेक्स्ट जो आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों चंबल बेसिन की। तो चंबल बेसिन के बारे में अपन आज पढ़ेंगे। देखिएगा दोस्तों, चंबल बेसिन, चंबल बेसिन। तो आज हम बात करने वाले हैं चंबल बेसिन की। चंबल बेसिन में देखिएगा दोस्तों यूं इस तरह से चंबल नदी है। ये आपकी चंबल नदी है दोस्तों, यूं इस तरह से बहती हैं चंबल। और चंबल नदी यूं बहती हैं, और कभी कभी क्या होता है कि चंबल नदी में कई बार ओवरफ्लो हो जाता है, पानी की मात्रा बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो इस तरह से कुछ नालियाँ बनती हैं, पानी बाहर निकलता है, और पानी बाहर निकलेगा तो वो अपना कोई ना कोई स्थान या रास्ता ज़रूर बनाएगा। तो इस तरह से यूं ये नालियाँ बन जाती हैं, और इनके माध्यम से यूं पानी बाहर चला जाता है। यूं इस तरह से क्या बन जाएंगी, ये नालियाँ बन जाएंगी, और इन नालियों के माध्यम से ये पानी यूं जा कर के कुछ खाइयाँ बना देगा। इन नालियों के माध्यम से यूं पानी निकलता रहेगा, और इधर भी जब ओवरफ्लो होगा तो इस तरह से पानी यूं बहेगा दोस्तों। तो यूं जैसे ही ये पानी निकलता है तो इन नालियों के मध्य क्या होता है दोस्तों, जैसे ही पानी जाएगी, नमी जाएगा, पानी जाएगा, तो कुछ जो है वनस्पति उग जाती हैं। इस तरह से यूं यहाँ जो क्या हो जाएगी, वनस्पति का विकास हो जाएगा इनके मध्य। किसी प्रकार के जो झाड़ झंकार हैं और कुछ प्रकार के पौधे विशेष प्रकार के यहाँ उग जाते हैं, और काफ़ी घना जंगल जो है इनके मध्य अवस्थित है। आज भी इस क्षेत्र को देखें तो बहुत ज़्यादा जो है जंगल है। इस जंगल को जो उगता है, इसको स्थानीय भाषा में वहाँ के लोग कहते हैं बीहड़। तो कई बार पूछ लिया जाता है कि बीहड़ किसकी विशेषता है, हालांकि मैं लिख के आपको बताऊंगा। तो बीहड़ कहते हैं कि चंबल नदी द्वारा जो अवनालिका अपर्दन से निर्मित कंदरा युक्त क्षेत्र है। अवनालिका अपर्दन ये देखिएगा यूं इन नालियों के माध्यम से हो रहा है, इनमें यूं जल बहता है, इस तरह से यूं पानी बाहर आ जाता है दोस्तों। तो ये अवनालिका अपर्दन का उदाहरण है, यानी गहरी खाइयाँ बन जाती हैं, उबड़ खाबड़ जगह बन जाती हैं, और उबड़ खाबड़ जगह को ही उत्खात स्थलाकृति कहते हैं। हालांकि मैं डायग्राम में आपको बता दूंगा। तो ये जो नालियाँ थी आपकी, ये हैं अवनालिका अपर्दन का उदाहरण। अवनालिका अपर्दन क्या हो रहा है यहाँ पे, अवनालिका अपर्दन। और पूरे भारत में सर्वाधिक अवनालिका अपर्दन अगर कोई नदी करती है तो वो कौन सी, हमारी चंबल नदी के द्वारा किया जाता है। तो इस तरह से दोस्तों ये जो बात अपन ने की, तो ये चंबल नदी यूं जो है ये पानी बहता है, और पानी ओवरफ्लो होता है तो यूं नालियों के माध्यम से बाहर की तरफ जाता है, तो इसके सारे कुछ वनस्पति उगाती है, और गहरे जंगलों का विकास हो जाता है, जिन्हें स्थानीय भाषा में बीहड़ के नाम से जाना जाता है। और इन नालियों के माध्यम से यूँ पानी बाहर जाता है तो गहरी खाइयाँ हो जाती है, उबड़ खाबड़ जगह बन जाती हैं, और इन खाइयों के माध्यम से जो पानी जाता है तो इन खाइयों को या नालियों को क्या कह दिया जाता है, अवनालिका अपर्दन का उदाहरण माना जाता है, जो कि सबसे बड़ा उदाहरण है। हमारे भारत की बात करें, भारत के संदर्भ में, तो सर्वाधिक अवनालिका अपर्दन करने वाली नदी हमारी चंबल नदी को माना जाता है। तो इस प्रकार की कुछ आकृतियाँ यहाँ बन जाती है। जैसे ही ये नालियाँ बनती हैं, मैंने आपको यहाँ थोड़ा टेढ़ा करके मैं यहाँ पे आपको समझा देता हूँ। इस तरह से यूँ आकृति बनती है दोस्तों, यूँ इस तरह की आकृति बनती है।
तो यहाँ क्या होता है कि ये तो आपका जो पॉइंट है आपको दिखाई दे रहा होगा, मैं थोड़ा अलग कलर से आपको यहाँ पे शो करूँगा। ये जो क्षेत्र है जहाँ पे मैंने पॉइंट बनाए हैं, तो ये क्या है, उच्च भूमि क्षेत्र है। कैसा है, उच्च भूमि क्षेत्र, ये आपका उच्च भूमि क्षेत्र है। तो इस उच्च भूमि से क्षेत्र से जैसे ही पानी यहाँ से, तो यहाँ तो पानी रुकेगा नहीं, तो यहाँ इस क्षेत्र को स्थानीय भाषा में डांग कह दिया जाता है, जहाँ पे कुछ डाकू भी रहते हैं, यानी जो लोग समाज की मुख्य धारा से कट गए हैं वो लोग यहाँ पे रहे और रोजी रोटी नहीं होने के कारण वो लूट खसोट करने लगे और इस क्षेत्र को डांग कह दिया गया। समझ में दोस्तों, ये पानी यूं इस तरह से जाता है, तो पानी यहाँ आकर के जैसे ही रुकेगा निम्न भूमि में, मान लीजिए निम्न भूमि है यहाँ पे, कैसे, ये तो डांग क्षेत्र हो गया आपका और ये निम्न भूमि है यहाँ पे। और यहाँ जो निम्न भूमि है दोस्तों, इस निम्न भूमि में यहाँ पानी रुकेगा, तो इसको हम स्थानीय भाषा में खादर कह देते हैं। क्या कह देते हैं, जहाँ पानी पहुँचता है बाढ़ का हर साल खादर, या नदी का पानी पहुँचता है तो उसको क्या कहा जाता है, खादर के नाम से जाना जाता है। और ये जो आपको दिखाई दे रही है, जो मैंने बनाई है ब्लू और रेड लाइन, अब इसके साथ साथ में लगा रहा हूँ, ये इस प्रकार की जो है क्या बनी, ये आपकी उबड़ खाबड़, आपको जिसमें ग्रीन कलर में भर रहा हूँ, ये देखिएगा, ये जो आकृति मैंने बनाई है इस तरह की, जिसमें मैंने आपको डाक प्रदेश बनाया, निम्न भूमि उच्च भूमि क्षेत्र के बारे में बताया, तो ये आपका क्या बन रहा है ये बन रही है दोस्तों उबड़ खाबड़। क्या है, उबड़ खाबड़ भूमि हो गई। कैसी भूमि होगी, उबड़ खाबड़ भूमि। और इस उबड़ खाबड़ भूमि को प्रिय विद्यार्थियों उत्खात स्थलाकृति के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं, उत्खात स्थलाकृति के नाम से जाना जाता है, उत्खात स्थलाकृति कहा जाता है इस तरह की संरचना को। तो ऐसा हमारे चंबल नदी में देखने को मिलता है। तो कुछ मैं डिटेल में बात करूंगा कि राजस्थान में जो बीहड़ हैं, जिनको मैंने आपको बताया कि ये बीहड़ हैं, तो ये जो बीहड़ क्षेत्र यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, मैंने ये बनाया था यहाँ। तो बीहड़ की बात अपन करते हैं तो दोस्तों, राजस्थान में जो चंबल नदी द्वारा अवनालिका अपरदन से निर्मित कंदरा युक्त क्षेत्र है, जहाँ घने जंगलों का विकास होता है, उसे हम कहते हैं बीहड़। तो बीहड़ का सर्वाधिक विस्तार जो है आपका, वो कौन से ज़िले में है, सवाई माधोपुर में। सवाई माधोपुर में, कौन से ज़िले में, सवाई माधोपुर में। और जबकि सर्वाधिक अगर बीहड़ की बात करूं, विस्तार तो सवाई माधोपुर में है, लेकिन सर्वाधिक बीहड़ है कहाँ, तो वो आपका है धौलपुर ज़िले में। कौन से ज़िले में, धौलपुर में है दोस्तों। और करौली को बीहड़ की रानी भी कहते हैं। क्या कहते हैं, करौली को बीहड़ की रानी। और बीहड़ में जो स्थित उच्च भूमि क्षेत्र है, ये उच्च भूमि क्षेत्र है बीहड़ में, जो मैंने आपको उत्खात स्थलाकृति बनाई, ये उच्च भूमि क्षेत्र है, इसको क्या कह दिया जाता है, डांग कह दिया जाता है। और निम्न भूमि क्षेत्र है, इसको खादर के नाम से जाना जाता है। तो खादर का सर्वाधिक विस्तार जो है राजस्थान में चंबल बेसिन में है। खादर का सर्वाधिक विस्तार कहाँ है, चंबल बेसिन में है दोस्तों, जहाँ पानी पहुँचता रहता है। तो सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर में स्थित बीहड़ क्षेत्र हैं। इस बीहड़ क्षेत्र को दस्यु प्रदेश भी कहते हैं। क्या कहते हैं, दस्यु। दस्यु बोलते हैं डाकू को। किसको बोलते हैं दोस्तों, डाकू को। और ये डाकू जहाँ निवास करते हैं उस प्रदेश को दस्यु निवास कहते हैं, या स्थानीय भाषा में से डांग प्रदेश, मैंने आपको बताया क्या कह देते हैं, डांग प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है। तो ये चंबल के बेसिन की कहानी थी दोस्तों हमारी पूरी, जो मैंने आप तक प्रेषित कर दी। अब मैं इसके संदर्भ में कुछ बातें नोट डाउन कर देता हूँ, आप जो है साथ साथ लिखते रहें। अतुल्य आरएस ऑनलाइन क्लासेस पे आजकल जो है दोस्तों टेस्ट सीरीज़ भी शुरू हो गई है, तो आप टेस्ट देना चाहो तो रीड का पूरा सिलेबस हमने करवाया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ, आई बटन पे आप क्लिक करोगे तो आपके सामने जो है पूरा सिलेबस आएगा रीड का, तो आप वहाँ रीड के सिलेबस को जो है दोस्तों अच्छे तरीके से कर सकते हो। एक और बात मैं आप तक प्रेषित करना चाहूँगा कि ये जो आपका डांग प्रदेश आपको दिखाई दे रहा है, जो मैंने आपको बताया, इस डांग प्रदेश में जो निवास करने वाले दस्यु लोग हैं, उनको समाज की मुख्य धारा से जोड़ने हेतु संचालित कुछ योजनाएं हैं, वो भी मैं यहाँ पे लिख दूंगा। जैसे कंदरा क्षेत्र विकास कार्यक्रम है 1989 में केंद्र सरकार के द्वारा जो है 4 जिलों में चलाया गया था। जैसे कोटा संभाग के उसमें 4 जिले थे और भरतपुर के 4
भरतपुर संभाग के 4 जिले थे, यानी टोटल 8 जिलों में वो चलाया गया था। और दूसरा डांग विकास कार्यक्रम 2004 में राज्य सरकार के द्वारा यहाँ पे चलाया गया था, जो कि कोटा संभाग और भरतपुर संभाग के 4 जिलों में यानी 8 जिलों में चलाया गया था। तो वो जो है इन दस्यु लोगों को समाज की मुख्य धारा से कि ये कुछ कामकाज कर सकें और ऐसी लूट खसोट या चोरी चपाट ना करें, इस वजह से इनको कुछ विशेष योजनाओं के माध्यम से समाज की मुख्य धारा से जोड़ने का प्रयास किया गया था। तो यहाँ पे चंबल बेसिन के संदर्भ में कुछ जो है महत्वपूर्ण तथ्य हैं वो मैं लिख के आपको बता देता हूँ। आप चित्र जो डायग्राम हमने बनाया है इसके साथ साम्यता स्थापित करते हुए अच्छे तरीके से समझने का प्रयास कीजिएगा। प्रिय दोस्तों, मेरा ये पूरा विश्वास है कि आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। आप अच्छे तरीके से जो है हमारे साथ यूं ही जुड़े रहें, और हम जो हैं आपके बहुत बहुत आभारी हैं कि आपने हम लोगों पे विश्वास किया है और वास्तव में ही हम आपके विश्वास पे खरे उतरेंगे दोस्तों। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे प्रेषित करूँगा कि हमने एक शब्दावली लिखी थी बीहड़। बीहड़ के बारे में मैंने आपको बता दिया था डायग्राम के माध्यम से। अब हम इसके संदर्भ में लिखेंगे कि बीहड़ कहते कैसे हैं। तो चंबल जो नदी है आपकी दोस्तों, इस चंबल नदी के द्वारा अवनाली का अपर्दन किया जाता है। क्या किया जाता है? अवनाली का अपर्दन। अवनाली का अपर्दन से निर्मित, दिखाई दे रहा होगा, अवनाली का अपर्दन से निर्मित कंदरा युक्त क्षेत्र जहाँ घने जंगलों या घने जंगल लिख सकते हो, घने जंगल, घने जंगल पाए जाते हैं, ये बीहड़ कहलाते हैं दोस्तों। तो चंबल नदी द्वारा अवनाली का अपर्दन से निर्मित कंदरा युक्त क्षेत्र है जहाँ घने जंगलों का विकास होता है, और इन्हें स्थानीय भाषा में क्या कह दिया जाता है? बीहड़ के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे लिखेगा, राजस्थान में लिखाई समझ में आ रही होगी आप सभी लोगों को, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। राजस्थान में बीहड़ का सर्वाधिक विस्तार सवाई माधोपुर में है, जबकि सर्वाधिक बीहड़ धौलपुर में। क्षेत्रफल के हिसाब से दोस्तों ये बातें, यानी धौलपुर आपको पता ही है कि सबसे छोटा जिला है, राजस्थान का सबसे पूर्वी जिला है, जहाँ पर सबसे पहले सूर्योदय होता है। मैंने आप तक प्रेषित भी किया था कि यहाँ से अरुणाचल होता है, और अरुणाचल प्रदेश का नाम भी अरुणाचल इसलिए रखा गया था कि वहाँ अरुण यानी सूर्य का अंचल है। वो अंचल मतलब क्षेत्र विशेष को कह दिया जाता है, यानी सूर्य का जहाँ से अंचल बनना शुरू होता है, शुरुआत होती है सूर्य की, इसलिए अरुणाचल प्रदेश। इसी यानी तो धौलपुर से हमारे सूर्योदय सबसे पहले होता है राजस्थान का, जो कि पूर्वी जिला है, छोटा जिला है क्षेत्रफल में, इसलिए जो है धौलपुर में क्या लिखा है हमने, जबकि सर्वाधिक बीहड़ कहाँ है? धौलपुर में है, धौलपुर में है। अब कुछ अन्य बातें यहाँ पे, एक और बात आप लिख सकते हो, करौली को बीहड़ की रानी, बीहड़ की क्या दोस्तों? रानी कहा जाता है, बीहड़ की रानी कहा जाता है। किसकी बात की हमने? करौली की बात की कि करौली को बीहड़ की रानी कहते हैं। नेक्स्ट लिखिएगा, बीहड़ में स्थित उच्च भूमि क्षेत्र डांग कहलाता है। क्या कहलाता है? डांग कहलाता है। और नेक्स्ट लिखिएगा,
बीहड़ में स्थित निम्न भूमि क्षेत्र खादर कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों? खादर कहलाता है। फिर आप लिख सकते हो खादर का सर्वाधिक विस्तार। खादर का सर्वाधिक विस्तार चंबल बेसिन में है। चंबल बेसिन में है। फिर 2 कार्यक्रम यहाँ पे जो हमने बात की थी वो बता रहा हूँ दोस्तों, आप लोगों को विजिबल होगा, थोड़ा देखिएगा यहाँ इस तरह से कि सवाई माधोपुर, करौली व धौलपुर, करौली व धौलपुर में स्थित धौलपुर में स्थित बीहड़ क्षेत्र, जहाँ दस्यु/डाकू लिख सकते हो, डाकू निवास डाकू निवास करते हैं, इसे डांग प्रदेश कहते हैं। इस तरह का भी प्रश्न एक बार पूछा गया था कि डांग प्रदेश किसे कहते हैं या डाकू निवास करते हैं उस क्षेत्र को क्या कहते हैं। चंबल बेसिन में जहाँ डाकुओं का निवास स्थल है उस क्षेत्र को क्या कह दिया जाता है? तो डांग प्रदेश के नाम से जाना जाता है। तो इस डांग प्रदेश में दोस्तों मैं आपको बताऊंगा यहाँ पे कि ये जो डांग प्रदेश है जहाँ पे डाकू निवास करते हैं, दस्यु लोग रहते हैं, इनको समाज की मुख्य धारा से, किससे? समाज की मुख्य धारा से, यानी समाज से जोड़ने के लिए, मुख्य धारा से जोड़ने के लिए संचालित योजना। तो ये जो संचालित योजना थी, पहली तो जो आपकी योजना आती है दोस्तों वो आती है नंबर 1 पे बात करूँगा। पहली योजना थी कंदरा क्षेत्र विकास कार्यक्रम। कंदरा क्षेत्र विकास कार्यक्रम। कंदरा क्षेत्र जो विकास कार्यक्रम है ये 1989 में केंद्र सरकार के द्वारा, किसके द्वारा? केंद्र सरकार के द्वारा संचालित किया गया था। और ये केंद्र सरकार के द्वारा एक तो कोटा संभाग में, कौन से? कोटा संभाग। कोटा संभाग जो है इसमें आपको पता है कि 4 जिले थे। और दूसरा जो है भरतपुर संभाग आपका, कौन सा संभाग? भरतपुर संभाग। इसके भी कितने जिले? 4 जिलों में संचालित किया था। यानी टोटल अगर आपसे पूछ लिया जाए कि कंदरा विकास कार्यक्रम कितने जिलों में था तो आपका उत्तर क्या होगा दोस्तों? 8 जिले। इसी तरह से दूसरे प्रकार का एक कार्यक्रम यहाँ शुरू किया गया था जिसका नाम था डांग विकास कार्यक्रम। डांग विकास कार्यक्रम। दूसरी जो योजना थी ये थी डांग विकास कार्यक्रम। ये भी दस्यु लोगों को या डाकू लोगों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए जो है राज्य सरकार के द्वारा 2004 में चलाया गया था। किसके द्वारा? राज्य सरकार के द्वारा चलाया गया था। ये भी दोनों संभागों में चलाया गया। पहला तो कोटा संभाग, वही वाला कोटा संभाग और इसके 4 जिले। दूसरा कौन सा संभाग? भरतपुर। तो भरतपुर संभाग में भी ये चलाया गया। भरतपुर संभाग के भी कितने जिलों में ये चलाया गया था दोस्तों? कि भरतपुर संभाग के 4 जिलों में चलाया गया था। और टोटल अगर आपसे पूछ लिया जाए तो जिलों की संख्या कितनी थी? तो 8 जिले थे इसके अंतर्गत। तो हमने दोस्तों बहुत अच्छे तरीके से जो है राजस्थान के पूर्वी मैदानी प्रदेश को पढ़ लिया है।
तो पूर्वी मैदानी प्रदेश की उत्पत्ति मैंने आप तक प्रेषित कर दी थी कि पूर्वी मैदानी जो प्रदेश है आपका इसकी उत्पत्ति चतुर्थ महाकल्प में, नूतन महाकल्प में एनोज़ोइक एरा के प्लेस्टोसिन काल में गंगा यमुना द्वारा लाई गई मृदा से या जलोढ़ मृदा के जमाव से हुआ था। इसका निर्माण और उसकी कुछ विशेषताएं, क्षेत्रफल वगैरह, जनसंख्या 39-40% मैंने आपको लिखा दी थी कि 10 जिले इसके अंतर्गत आते हैं। खनिजों से रहित या गरीब क्षेत्र है ये, खनिजों की दृष्टि से देखें तो निर्धन क्षेत्र माना जाता है इसको। वर्गीकरण में हमने चंबल बेसिन पढ़ लिया है जिसमें धौलपुर, करौली और सवाई माधोपुर का जो क्षेत्र है, जहाँ पर डांग क्षेत्र है, खादर क्षेत्र है, अवनालिका परदन है, बीहड़ है, ये सारी जानकारियाँ हम अर्जित कर चुके हैं। ब्रास बाणगंगा बेसिन भी हमने अच्छे तरीके से पढ़ा, जिसमें हमने पिडमांट का मैदान पढ़ा था, खेराड़ प्रदेश, रोही का मैदान, मालपुरा, करौली का मैदान था। और माही बेसिन में भी हमने दोस्तों प्रतापगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा वाले क्षेत्र में कांठल प्रदेश, बागड़ प्रदेश, छप्पन का मैदान, ये सारे जो है हमने पढ़ लिया था। तो नेक्स्ट जो है अपना अगली बात करेंगे, अंतिम जो भौतिक प्रदेश है हमारा बचा हुआ दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश की बात करते हैं दोस्तों। तो अंतिम हमारा क्या रहेगा, दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। देखिएगा दोस्तों, विजिबल होगा सभी को। दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश, दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश, या इसे हाड़ौती का पठार कह देते हैं। कौन सा? हाड़ौती बोली यहाँ बोली जाती है, हाड़ौती का पठार के नाम से भी इसे जाना जाता है इस प्रदेश को। तो इसकी उत्पत्ति के संदर्भ में सबसे पहले अपन यहाँ पे पढ़ेंगे उत्पत्ति। सबसे पहला पॉइंट हमारा क्या होता है, उत्पत्ति। तो हाड़ौती के पठार की उत्पत्ति मध्यजीवी महाकल्प में हुई थी, जिसे मीसोजोइक एरा के नाम से जानते हैं। और मीसोजोइक एरा में भी मैंने आपको आप तक प्रेषित करूंगा कि 3 युग ऐसे हुए थे। एक तो ट्रियासिक काल आया था, एक जुरासिक काल आया था और एक क्रिटेशियस काल आया था। तो मध्यजीवी महाकल्प में जैसे क्रिटेशियस काल आया, उसमें गोंडवाना लैंड में ज्वालामुखी क्रिया हुई और ज्वालामुखी क्रिया के दरारी उद्गार से इसकी उत्पत्ति मानी जाती है। वो कैसे मानी जाती है, सबसे पहले हम उत्पत्ति के संदर्भ में 2 लाइन लिखते हैं, आप तक 2 लाइन प्रेषित करके फिर मैं पूरी डिटेल से आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश की उत्पत्ति हुई। तो लिखेगा, हाड़ौती के पठार, हाड़ौती के पठार की उत्पत्ति मध्यजीवी महाकल्प। कौन से? मध्यजीवी महाकल्प। इस मध्यजीवी को मीसोजोइक एरा के नाम से भी जानते हैं। तो मध्यजीवी महाकल्प के क्रिटेशियस काल में गोंडवाना लैंड, कौन सा लैंड, यानी उत्तरी पेंजिया और दक्षिणी पेंजिया हमने पढ़ा था शुरू में जब हम क्लास लगा रहे थे। तो अच्छे तरीके से आपको जब मैंने मरुस्थल की उत्पत्ति बताई थी उस समय मैंने आपको जो है पठारी क्षेत्रों की उत्पत्ति भी बताई थी दोस्तों। और अरावली में भी हमने थोड़ी सी बात की थी कि पठार किस प्रकार से बने। तो हम दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश को पढ़ रहे हैं। हाड़ौती के पठार की उत्पत्ति मध्यजीवी महाकल्प के क्रिटेशियस काल में गोंडवाना लैंड में क्या हुआ, ज्वालामुखी क्रिया, ज्वालामुखी क्रिया के दरारी उद्गार से, दरारी उद्गार से हुई। तो ये तो उत्पत्ति की बात की। अब मैंने आपको बताया था कि एक अगारा लैंड था जो कि उत्तरी पेंजिया जिसे कहा गया, दक्षिणी पेंजिया गोंडवाना लैंड को कहा गया था, और इस दक्षिणी पेंजिया गोंडवाना लैंड में ज्वालामुखी क्रिया हुई थी। तो हमने बात की दोस्तों कौन से कल्प की, मध्यजीवी महाकल्प की। तो मध्यजीवी जो महाकल्प था दोस्तों आपका, मध्यजीवी महाकल्प, इस मध्यजीवी महाकल्प में क्या हुआ दोस्तों कि 3 काल आए थे। 3 में पहला जो काल था आपका वो था ट्रियासिक काल। कौन सा था? ट्रियासिक काल।
और दूसरा जो काल आया आपका वो था जुरेसिक। कौन सा? जुरेसिक काल था। और अंतिम जिसमें दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश की उत्पत्ति हुई वो था आपका क्रेटेशियस काल। कौन सा था? क्रेटेशियस काल। इस क्रेटेशियस काल में क्या हुआ कि गोंडवाना लैंड में ज्वालामुखी क्रियाएं हुई, और इन ज्वालामुखी क्रियाओं से क्या हुआ कि दोस्तों इस तरह से यूं ज्वालामुखी क्रियाएं हुई तो ये जो लावा जो था वो ऊपर चला गया, जो मैग्मा था वो धरती के ऊपर गया इस तरह से यूं। ये मान लीजिए आपका मैग्मा था और ये ऊपर गया इस प्रकार से पृथ्वी पर यूं लावे के रूप में यूं ठंडा होना शुरू हुआ। जब ये ठंडा होना शुरू हुआ दोस्तों तो इस प्रकार से आकृतियाँ बनी। कैसी बनी? धीरे धीरे ये जम के यूं बन गया। तो यूं जो है एक आकृति होगी प्लेटू की, यानी यहाँ पे पठार बन गया आपका। क्या बना? पठार। तो इस प्रकार से जो है दक्षिणी पूर्वी जो पठारी प्रदेश है इसका क्रेटेशियस काल में इसकी उत्पत्ति मानी जाती है, जो कि मध्यजीवी महाकल्प का अंतिम काल माना जाता है और इसके अंतर्गत इसकी उत्पत्ति हुई दोस्तों। तो ज्वालामुखी पर्वत भी बने कई छिद्र उद्गार से। इस प्रकार से जैसे छिद्र उद्गार हुआ, सीधा छिद्र यूं मान लीजिए ये निकला, और इससे जैसे ही उद्गार हुआ एकदम से तो यूं हो गया। कुछ पर्वत भी बने थे छिद्र उद्गार से इस तरह से। ये क्या था? ज्वालामुखी का छिद्र उद्गार था। समझ में आ गई बात तो दोस्तों? तो ये क्या बन गया? ये आपका बन गया ज्वालामुखी पर्वत। खैर ये हमारा विषय नहीं है, बस यूं ही चलते चलते थोड़ी जिक्र जो है आपसे साझा कर दिया। तो जब लावा नीचे होता है पृथ्वी के तो मैग्मा होता है, और ऊपर जाने के बाद क्या कहलाता है? लावा। और लावा जिस प्रकार से धीरे धीरे ठंडा हुआ तो इन्होंने प्लेटू की आकृति ली और यहाँ प्लेटू बन गई, यानी पठार की उत्पत्ति हो गई। तो मेरे हिसाब से आपको समझ आया होगा यहाँ तक दोस्तों। इस प्रकार से हमारे दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश की उत्पत्ति रही। तो उत्पत्ति के संदर्भ में मैंने आप तक सब कुछ प्रेषित कर दिया है। कुछ इसकी मुख्य विशेषताएं हैं जो मैं यहाँ पे आपको लिखा देता हूँ। तो दोस्तों देखिएगा, सबसे पहले यहाँ पे मैं बात करूँगा दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश के विस्तार की बात करना चाहूँगा। आपके साथ विस्तार की बातें साझा करूँगा। तो विस्तार में सबसे पहले हम लिखते होते हैं क्षेत्रफल। ये हमारा तरीका रहा है दोस्तों नोट्स का, तो आप इसी तरह से बनाइएगा। तो क्षेत्रफल इसका 6.2% के आसपास जो है माना जाता है। और यहाँ जो दोस्तों जनसंख्या है आपकी, ये जो जनसंख्या है ये 10% है इस क्षेत्र में। दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश की बात कर रहे हैं। और ज़िलों की बात करूं तो 4 ज़िले दोस्तों इसके अंतर्गत आते हैं। अब वो चारों ज़िले हैं कोटा, बूंदी, बारां और झालावाड़। कोटा, बूंदी, बारां और झालावाड़, ये 4 ज़िले इसके अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट अपन इसकी विशेषता की बात करना चाहें तो यहाँ की मिट्टी की बात करेंगे। तो मिट्टी जो है यहाँ दोस्तों कौन सी पाई जाती है? काली मिट्टी पाई जाती है। कैसी मिट्टी पाई जाती है? काली मिट्टी पाई जाती है, जिसे हम वर्टिसोल भी कहते हैं। वैज्ञानिक भाषा में क्या कहते हैं? वर्टिसोल के नाम से भी जाने जाते हैं। तो अन्य विशेषता की बात करूं तो ये जो हाड़ौती के पठार में एक तो बाह्य आग्नेय चट्टानें की जो प्रधानता है, कौन सी? बाह्य आग्नेय चट्टानों की प्रधानता। आप साथ साथ लिखते जाएंगे। चट्टानों की प्रधानता है। कौन सी चट्टानों की? बाह्य आग्नेय चट्टानों की प्रधानता है। तो बाह्य आग्नेय जो चट्टानें हैं इनकी प्रधानता है, और इसमें बलुआ पत्थर पाया जाता है। क्या पाया जाता है दोस्तों? बलुआ पत्थर। कैसा पत्थर? बलुआ पत्थर पाया जाता है। और यहाँ पर जो है बॉक्साइड भी पाया जाता है। क्या पाया जाता है? बॉक्साइड आपको पता है किसका? एक्स का है, एल्यूमिनियम का। बॉक्साइड भी पाया जाता है और एल्यूमिनियम के भंडार हैं। एल्यूमिनियम के क्या है? यहाँ के भंडार है। कौन से क्षेत्र में? दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश की बात कर रहे हैं। तो गोंडवाना लैंड में आपको पता है दोस्तों, गोंडवाना लैंड की अगर अपन बात करना चाहें तो गोंडवाना लैंड में यहाँ पे अपन ने
जो आग्नेय चट्टानें हैं, बाह्य आग्नेय चट्टानों की बात की, इन बाह्य आग्नेय चट्टानों को बेसाल्ट के नाम से भी जाना जाता है। तो इस गोंडवाना लैंड में जो आग्नेय चट्टानें थी, कैसी चट्टानें? आग्नेय चट्टानें। तो इन आग्नेय चट्टानों में 2 प्रकार की चट्टानें होती हैं। एक तो आपकी आंतरिक होती हैं। कौन सी होती हैं? आंतरिक चट्टान। और इस आंतरिक जो चट्टान है दोस्तों, इसको कह दिया जाता है ग्रेनाइट भी कह दिया जाता है। क्या? ग्रेनाइट की प्राप्ति यहाँ से होती हैं। दूसरी है बाह्य। कौन सी चट्टान है? बाह्य। तो इन बाह्य चट्टानों की बात मैं आप करूँगा। यहाँ जो है बाह्यों को बेसाल्ट चट्टानों की प्रधानता। हाड़ौती के पठार में किसकी बात कर रहे हैं? हाड़ौती के पठार की। तो हाड़ौती के पठार में बेसाल्ट चट्टानों की क्या मानी जाती हैं? प्रधानता मानी जाती हैं। बाह्य चट्टानों को किस नाम से? बेसाल्ट की चट्टानें भी कह दिया जाता है। और बेसाल्ट चट्टानें हाड़ौती के पठार में पाई जाती हैं। तो एक तो बलुआ पत्थर पाया जाता है बेसाल्ट चट्टानों में। क्या पाया जाता है? बलुआ पत्थर पाया जाता है। दूसरा जो है बॉक्साइट, जो एस्क है एल्यूमिनियम का, वो भी यहाँ पाया जाता है। तो केवल एकमात्र जो है धात्विक एस्क है जो कि दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश से पाया जाता है। बाकी सभी अरावली से निकलते हैं खनिज जो हैं आपके। केवल एल्यूमिनियम यहाँ से जो है प्राप्त होता है हमें दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश से। तो आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से इसकी उत्पत्ति मेरे हिसाब से समझ में आई होगी। नेक्स्ट जो है अपन इसकी कुछ अच्छी बातें जो है अगली क्लास में करेंगे। इसकी कुछ विशेषताएं हैं, वर्गीकरण है हाड़ौती के पठार का, वो पढ़ेंगे अगली क्लास में। और इस क्लास के बाद जो है अगली क्लास में हम लगभग भौतिक प्रदेशों को समाप्त कर देंगे दोस्तों। हमारे भौतिक प्रदेश पूरे हो जाएंगे। और भौतिक प्रदेश अगर आपको पता है दोस्तों, तो भौतिक प्रदेश की क्या विशेषताएं रहती है मैं बता दूं आपको। कि आपने मान लीजिए कोई भौतिक प्रदेश पढ़ा, तो उस भौतिक प्रदेश में मान लीजिए पर्वत है, तो पर्वतीय मृदा होगी। क्या होगी? पर्वतीय प्रदेश है। अरावली पढ़ा मान लीजिए, तो मिट्टी भी कैसी होगी? पर्वतीय होगी। पर्वतीय मिट्टी को क्या कहा जाता है? ये भी आपको पता होगा। अगर वहाँ पे पठारी प्रदेश पढ़ रहे हो तो आपको पता है काली मृदा होगी। ठीक है, तो वहाँ की जलवायु भी वैसी होगी जैसा वो प्रदेश है, और वहाँ पर सिंचाई व्यवस्था भी वैसी होगी, और कृषि भी वैसी होगी, और वन संपदा भी लगभग वैसी ही होगी। तो हमारे भौतिक प्रदेश हमने डिटेल में इसलिए पढ़े हैं कि वहाँ से हमारे सारे प्रश्न सॉल्व हो जाते हैं दोस्तों। लगभग आपको कोई भी प्रश्न आ जाए, चाहे वो नदी के संबंध में आए, चाहे वो आपका वनस्पति के संबंध में आए, चाहे वो मिट्टी के संबंध में आ जाए, आप जो है सारे उत्तर भौतिक प्रदेश से निर्धारित कर सकते हैं किसी भी क्वेश्चन के। अगर जियोग्राफिकल लैंग्वेज में हम थोड़ा सा डिटेल में सोचें भौतिक प्रदेश के बारे में, तो बहुत ही आसान तरीके से हम अपने प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं। एक बार फिर आपको मैं जानकारी प्रेषित करना चाहूँगा कि अतुल्य आरएस ऑनलाइन क्लासेस पर हमारी टेस्ट सीरीज चल रही हैं। और टेस्ट सीरीज़ में हमने सिंधु घाटी सभ्यता के पूरे टेस्ट हो चुके हैं। लगभग 3 टेस्ट हुए थे सिंधु घाटी सभ्यता के। और अब वैदिक जो सभ्यता है, आपका दूसरा टॉपिक है वैदिक सभ्यता, वो जो है प्रकरण आपका जारी है। टेस्ट हो रहे हैं, नियमित रूप से आप टेस्ट दीजिए, अपनी तैयारी का आकलन कीजिए। और अतुल्य आरएस ऑनलाइन क्लासेस से यूँ ही जुड़े रहिए। आपको सारा सिलेबस करवा दिया गया है लगभग रीड का। थोड़ा बहुत जो रहा है हम साथ साथ करते जाएंगे। तो जय हिंद दोस्तों, अगली क्लास में मिलते हैं।